हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन। इस क्लास में हम शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा के लिए पर्यावरण विषय के प्रश्न देखने वाले हैं। ये पूरा प्रैक्टिस सेट साथियों आपको अंत तक देखना है। सारे प्रश्न आपको क्लास में याद करवा दिए जाएंगे और आपका स्कोर क्या रहेगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में रबी की फसल कौन कौन सी है। विकल्प है धना और चना, या फिर गेहूं मक्का, या मक्का और धान, या चना और गेहूं। तो याद रखें, चना और गेहूं जो है रबी की फसल। आपको ये बात याद रखनी है कि रबी की फसलें जो रहती हैं इनकी बुवाई जो है कब होती है साथियों, ये अक्टूबर नवंबर में होती है। कब भाई? अक्टूबर नवंबर के महीने में होती है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा चना, गेहूं, आलू, मटर, सरसों ये सभी जो है शामिल हो जाएंगे, और मसूर भी जो है रबी की फसलों के अंतर्गत ही शामिल होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पौधों को वायुमंडल का शुद्ध कारक कहा जाता है। पौधों को वायुमंडल का शुद्ध कारक कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या होती है, इसमें भाई श्वसन की क्रिया होती है इसलिए, या बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, या फिर ये सभी विकल्प सही हैं। तो भाई पौधों को वायुमंडल का शुद्ध कारक केवल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहती है कि भाई CO2 का तो क्या होगा साथियों, ऑब्जर्वेशन होगा। ठीक है, CO2 को अवशोषित करेंगे और O2 को क्या है साथियों, निष्कासित करेंगे। ठीक है, तो विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। तो आप याद रखिएगा, राजेंद्र सिंह को साथियों मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था, और ये पुरस्कार उन्हें जल संरक्षण के लिए दिया गया था। किसके लिए? जल संरक्षण के लिए। इस प्रश्न को आप स्टार लगाइएगा। ठीक है, काफ़ी कम किताबों में आपको ये मिलेगा, लेकिन ये प्रश्न एक बार पूछ लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी गैस अधिकतम भूमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए भाई उत्तरदायी होती है। तो अधिक भूमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए जो उत्तरदायी गैस है ये है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक, भूमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा उत्तरदायी रहती है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, इसके अलावा भूमंडलीय तापमान अर्थात ग्लोबल वार्मिंग के लिए साथियों जो उत्तरदायी गैसें हैं उन्हीं को ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं, और इन गैसों में शामिल होती हैं आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन भी शामिल होती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी शामिल होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी रहता है। ठीक है, और इन सब में जो सबसे ज़्यादा प्रभावी रहती है वो होती है CO2। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि घरेलू मवेशी तथा भेड़ किस हरित गृह गैस के उत्पादन के लिए भाई उत्तरदायी होती हैं। तो याद रखिएगा, घरेलू मवेशी और भेड़ें जो रहती हैं ना, ये भाई मेथेन गैस के उत्पादन के लिए जो है उत्तरदायी रहती हैं। विकल्प सी इसका सही, विकल्प डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि नदी मुहानों के लक्षण क्या होते हैं भाई। वहाँ पर ताज़ा और खारा पानी रहता है, या उत्पादकता अधिक रहती है, या फिर समृद्ध जैव विविधता रहती है, या फिर ये सभी विकल्प सही हैं। तो आप याद रखिएगा, नदी के मुहानों पर ताज़ा और खारा जल मिलता है, समृद्ध जैव विविधता भी रहती है, और अधिक उत्पादकता भी रहती है। विकल्प डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला के द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती हुई मात्रा क्या कहलाती है। तो आप याद रखें कि खाद्य श्रृंखला के द्वारा घातक रसायनों के निरंतर बढ़ती हुई जो मात्रा होती है ये कहलाती है साथियों आपकी क्या? जैव सांद्रता। ठीक है, जैव सांद्रण ये कहलाता है। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि केदारनाथ अभ्यारण्य क्यों जाना जाता है भाई। केदारनाथ अभ्यारण्य बाघों के लिए जाना जाता है, या हाथियों के लिए, या पक्षियों के लिए, या कस्तूरी मृग के लिए। आप याद रखें, ये साथियों कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है। ठीक है, विकल्प डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा है जिसमें जल धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। विकल्प है भाई दोमट मिट्टी में, या फिर बलुई मिट्टी में, या चिकनी या बारीक बालू मिट्टी में। तो आप याद रखें, जल धारण करने की जो सबसे ज़्यादा क्षमता होती है वो चिकनी मिट्टी में होती है। ठीक है, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का जनक भाई किसे कहा जाता है। हरित क्रांति का, वो भी भारत में, बीरबल साहनी को, या फिर MOP अयंगर को, या MS स्वामीनाथन, या डॉक्टर V कुरियन को। तो आप याद रखें, हरित क्रांति का जनक भाई भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी भाई कौन सा होता है। तो आप याद रखें कि बर्फ पर अंडे देने वाला जो पक्षी होता है ये होता है भाई पेंगुइन। कौन सा होता है? पेंगुइन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि
आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? आर्कटिक मरुस्थल, आप याद रखिएगा, आर्कटिक मरुस्थल दूसरा नाम होता है भी किसका? टुंड्रा का। ओके, किसका? टुंड्रा का। अगला प्रश्न है कि मीजोजोइक युग निम्न प्राणियों का युग माना जाता है। मीजोजोइक युग जो है ये उभयचर प्राणियों का युग है, या पक्षियों का, या सरीसृप जीवों का, या स्तनधारी जीवों का? तो मीजोजोइक युग जो रहता है ये सरीसृप जीवों का साथियों क्या है? युग माना जाता है। अगला प्रश्न है कि चेर्नोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है भाई? चेर्नोबिल, तो आप याद रखें कि जो चेर्नोबिल दुर्घटना है ये नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है। ठीक है, विकल्प सी इसका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो कि पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में भाई पहचान करता है? याद रखें ये है आर्टिकल 51A। ठीक है, जो कि पर्यावरण संरक्षण को नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में जो है इंगित करता है, आर्टिकल 51A। प्रश्न है कि वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसकी खेती गैर वन्य गतिविधि मानी गई है भाई? चाय की खेती, या रबड़ की, या शहतूत की, या फिर इन सभी की खेती? तो गैर वन्य गतिविधि मानी जाती है साथियों चाय, रबड़, शहतूत, इन सभी की खेती को। ठीक है, प्रश्न है कि वायुमंडल का कौन सा भाग है जो कि प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को भाई पृथ्वी की सतह पर आने से रोक देता है? तो ये होता है आपका समताप मंडल। कौन सा होता है? समताप मंडल, या ओजोन मंडल भी जिसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है भाई? भूतापीय ऊर्जा, तो आप याद रखें कि जो भूतापीय ऊर्जा है ना ये अपारंपरिक है और नवीनीकृत भी है। ठीक है, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि जल चक्र को नियंत्रित भाई करता है, घास स्थल नियंत्रित करता है, या वन, या प्लवक, या उपरिरोही? तो भाई जल चक्र का जो नियंत्रण है ना ये वनों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? वनों के द्वारा। प्रश्न है कि सभी बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण तथा सीखने के लिए प्रत्येक शिक्षण कक्षा में किसकी आवश्यकता होती है भाई? संज्ञानात्मक, आयु उपयुक्त पाठ्यक्रम की, या फिर अनुकूल और धमकी रहित परिवेश की, या स्कूल आधारित आकलन तथा आख्या प्रस्तुत करने की, या फिर इन सभी की जरूरत होती है? आप याद रखिएगा साथियों संज्ञानात्मक और आयु उपयुक्त पाठ्यक्रम भी उपलब्ध होने चाहिए, अनुकूल और धमकी रहित परिवेश होना चाहिए, और स्कूल पर आधारित आकलन और आख्या अर्थात व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। ठीक है, ये सभी विशेषताएं होनी चाहिए अगर आप पर्यावरण की शिक्षा बच्चों को देना चाहते हैं, बच्चों को सिखाना चाहते हैं। ठीक है, तभी बेहतरीन तरीके से पर्यावरण का अध्ययन बच्चे कर पाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन के सीखने के मुख्य प्रशिक्षण संकेतांक कौन से हैं भाई? पर्यावरण को सीखने के मुख्य प्रशिक्षण संकेतांकों की अगर मैं बात करूं तो वो पर्यवेक्षण और रिपोर्टिंग होता है, या फिर अभिव्यक्ति, व्याख्या और वर्गीकरण होता है, या पूछताछ करना, विश्लेषण करना और प्रयोग करना होता है। जी हाँ, ये सभी विशेषताएं हैं। ठीक है, मुख्य प्रशिक्षण संकेतांक हैं ये सब के सब। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा उद्देश्य जरूरी नहीं है? तो आपको याद रखना है कि भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करनी चाहिए। ये तो भाई पर्यावरण अध्ययन के लिए जरूरी है। ठीक है, दूसरा है कि विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना चाहिए। जी नहीं, विज्ञान के जो आधारभूत नियम हैं और सिद्धांत है ना इनको रटकर याद नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत है। पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य ही रहता है बच्चों को प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाना। ठीक है, और उनमें क्या है भाई पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, और क्या रहता है भाई, और उनमें क्या है संज्ञानात्मक उपयुक्त पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाना, उनके अनुकूल बच्चे जैसे चाहते हैं जिस तरीके से वो ढल सकते हैं। ठीक है, माहौल में उस तरीके से उनको भाई पढ़ाना है, हमें पर्यावरण की शिक्षा देनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि पेड़ों की कटाई क्या घटाती है भाई? वर्षा को घटा देती है या मृदा अपरदन को घटाती? भाई पेड़ काट लेंगे ना तो मृदा अपरदन तो और बढ़ जाएगा, मृदा का कटाव बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो पेड़ों की जो कटाई रहती है वो वर्षा को घटा देती है। किसको भाई? वर्षा को घटा देती है। ठीक है, अगला प्रश्न है
कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में मानव समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ऐसा क्यों है? देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन मानव समुदाय को सिखाने के लिए और सीखने के लिए महत्वपूर्ण संसाधन इसलिए होता है क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध करवाता है और यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन भी है भाई पर्यावरण। ठीक है, हमारे चारों ओर जो कुछ है वो पर्यावरण है और इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति भी होते हैं कि हमारे चारों ओर जो है वो क्या है, पर्यावरण है। और हर चीज़ के बारे में हम अपने बड़े व्यक्तियों से जो है बातचीत कर सकते हैं, बच्चे। ठीक है, तो ये सभी के सभी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भागीरथी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से होता है भाई? पिंडारी ग्लेशियर से, ये या चौराबाड़ी झील से, या सतोपंत ग्लेशियर, या गंगोत्री। तो आप याद रखें कि भागीरथी नदी का जो उद्गम है ना, ये गंगोत्री ग्लेशियर से ही होता है। कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से। प्रश्न है कि मीना माता रोग प्रदूषण जनित रोग जो परिणाम होता है किसका परिणाम होता है? ये तो आपको याद रखना है कि मीना माता रोग एक प्रदूषित जनित रोग है जो कि परिणाम होता है भाई औद्योगिक पारा व्यर्थ को पानी में छोड़ने का। ठीक है, पारे की अधिकता के कारण कौन सा भाई मीना माता रोग हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न है कि खाद्य, प्रकाश तथा स्नान के लिए अधिक संघर्ष होता है किन किन के मध्य भाई? खाद्य के लिए, प्रकाश के लिए और स्थान के लिए अधिक संघर्ष जो होगा ना भाई, वो नज़दीकी संबंधित जातियों में होगा जो एक ही स्थान पर उग रही हैं। ठीक है, उनमें खाद्य के लिए, प्रकाश के लिए और स्थान के लिए संघर्ष होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में कौन सी विशेषता भाई नहीं होनी चाहिए? सबसे पहला कि भाई जो पाठ्यपुस्तक रहेगी या पर्यावरण की जो किताब रहेगी उसमें प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। जी हाँ, ये विशेषता होनी ही चाहिए। ठीक है, तभी पर्यावरण को सरल बनाया जा सकता है। यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है। बिल्कुल सही है। विकल्प सी है कि यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। बिल्कुल सही है भाई, जो कुछ हम देख रहे हैं अपने आसपास उन घटनाओं को शामिल किया जाता है पर्यावरण की किताब में, तभी पर्यावरण को सरल और सुगम जो है बच्चों के सीखने के लिए बनाया जा सकता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। विकल्प डी है कि यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। जी नहीं, जो प्राथमिक क्लास के या प्राथमिक स्तर के बच्चों की जो पर्यावरण की किताब रहती है ना, वो सिद्धांतों पर आधारित नहीं रहती कि बच्चों को पर्यावरण के सिद्धांतों का ज्ञान देना। नहीं, जो बेसिकली पर्यावरण है ना, जो बेसिक पर्यावरण है, उनकी अवधारणाओं की व्याख्या करने पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है, बल्कि उन्हें साधारण व्यवहारिक जीवन में उनके प्रैक्टिकल पर ध्यान देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि ओके, इस क्लास के सारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं, पूरा ये प्रैक्टिस सेट हमारा कंप्लीट होता है। आपका स्कोर क्या रहा? ठीक है, कितने प्रश्न आपके गलत रहे कमेंट करके जरूर बताइएगा और प्लेलिस्ट में जाकर पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। आप हर क्लास का हम पीडीएफ आपको दे रहे हैं ताकि आप बेहतरीन तरीके से जो है अपना रिवीजन कर सकें। तो मिलते हैं साथियों नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।